नमस्कार भाई। सभी का जेके क्लासेज में स्वागत है। और जैसे अपने राजस्थान के जो टॉपिक चल रहे थे, अपने कालीबंगा तो पढ़ ली और आज आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ने वाले हैं भाई? आहड़ सभ्यता पढ़ेंगे। बस कंटिन्यू बने रहिए भाई। और सभ्यताएं कंप्लीट होने के बाद में अपने राजवंश पढ़ेंगे, सारी की सारी एकदम बिल्कुल सिरे से लेकर है ना सिरे तक ही पहुंचेंगे। ठीक है भाई। देखिए भाई, आहड़ सभ्यता। सबसे पहले आहड़ सभ्यता का जो है खोजकर्ता, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन है भाई? अक्षय कीर्ति व्यास है। अक्षय कीर्ति व्यास, याद रखना भाई। आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? अक्षय कीर्ति व्यास। कब खोजा? 1953 में। कब खोजा भाई? 1953 के अंदर। किस नदी के तट पर खोजा? नदी कौन सी है? इसका मैं डायग्राम आगे और बनाकर बताऊंगा थोड़ा। बेड़च, बनास या आयड, तीनों में से कोई आए तो भाई तीनों सही है। वो याद रखना, बेड़च, बनास और आयड। आगे बताऊंगा इसको विस्तार से, क्या है क्या नहीं है, मामला क्या है। ठीक है ना? तो याद रखना भाई, बेड़च, बनास या आयड। और कहां खोजा भाई? उदयपुर के अंदर। कहां है ये? उदयपुर के अंदर है। आहड़ सभ्यता कहां? उदयपुर के अंदर। ठीक है भाई। आपको थोड़ा मैं डायग्राम बनाकर और बात बताता हूं, थोड़ा और बढ़िया तरीके से भाई समझ आएगी। वो रेड वाला मार्कर कहां है सर? देखिए भाई, दोबारा बनाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बना रहे हो। कुछ देर बस बने रहिए डायग्राम के साथ, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सारी बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि अब तो हमने जिद कर ली है, आपने भी जिद कर ली है कि मंजिल को क्या भाई पाना है। क्या करना है? मंजिल को पाना है। वो कहा है ना किसी ने कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से कामयाबी की लकीर, और बोल किस्मत को है दम तो इसे मिटाकर दिखा। ऐसी लिखनी है अपने को लकीर। उस किस्मत को कहना है दम तो इसे मिटाकर दिखा। ये भाई नदी है। नदी के अंदर क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है भाई? पानी। डाल दे पानी। ये लो भाई, नदी भर दी मैंने तो कुछ ही पलों में, है ना? वो कहते हैं ना, नदी ने कुएं से कहा कि तेरी मेरे सामने औकात ही क्या है। कुएं ने कहा, ये तो बात है, ठहराव और भटका में कुछ तो फर्क होता ही है। तुम नदी हो, ऊपर से नीचे आती हो, तुम खारी हो जाती हो। मैं कुआं हूं, नीचे से ऊपर आता हूं, मीठा हो जाता हूं। तुम नदी हो, प्यासे के पास खुद चला कर जाती हो। मैं कुआं हूं, प्यासा मेरे पास खुद चला कर आता है। अब बताओ, नदी बड़ी या कुआं? देखिए भाई, आयड, इसको बोलते हैं आयड नदी। यहां उद्गम स्थल, उद्गम। बहने के देखिएगा, इस नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित थी इस तरह से। बहने के बाद देखिए भाई, यहां जाने के बाद एक झील आती है, उदयसागर। उदयसागर झील के बाद में इसका नाम हो जाता है क्या? बेड़च। क्या हो जाता है? बेड़च। इधर से नदी आती है जिसका नाम है बनास। क्या नाम है? बनास। ये जो नदी है इसका नाम है मिनाल। ठीक है ना भाई? याद रखना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आयड
मैंने कहा था कि आयड, बेड़च, बनास तीनों में से कोई भी आए तो सही है, क्योंकि इस क्षेत्र पर विकसित थी इस तरह से। देखिए भाई, इधर से ये नदी मिल रही है, इधर से ये मिल रही है, इधर से ये, क्या बन गया भाई, जहां तीन नदियों का संगम हो उसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। कभी पूछ ले कि त्रिवेणी संगम पर विकसित सभ्यता कौन सी है भाई? आहड़ सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। बनास नदी के तट पर सभ्यता विकसित है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बनास सभ्यता, बनास की सभ्यता। क्या कहते हैं भाई? बनास की सभ्यता। और इसके नाम और सारे बहुत है भाई। और क्या है? धूलकोट सभ्यता, धूलकोट सभ्यता। और नाम है रेत का टीला सभ्यता। क्या इतनी ही है? नहीं, और है। और क्या है भाई? आघाटपुर सभ्यता, आघाटपुर सभ्यता इसी का नाम है। और क्या नाम है भाई? ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता। तांबे के अवशेष मिले इसलिए क्या बोलते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता। और क्या है? मर्त भांडों की सभ्यता, मर्त भांडों की सभ्यता। मर्त भांडों के बारे में मैंने बता चुका हूं, कालीबंगा के अंदर खूब सारी बातें बताई है मैंने। मर्त भांड किसको बोलते हैं? मिट्टी के बर्तन। किसको बोलते हैं? मिट्टी के बर्तन। जो मिट्टी से निर्मित बर्तन होते हैं वही उसको क्या बोलते हैं? मर्त भांड कहा जाता है। मर्त भांड, भांड का मतलब बांडा, राजस्थान का बांडा। ठीक है भाई, मिट्टी के बर्तन जिसको क्या बोलते हैं? मर्त भांड। कौन कौन से नाम है भाई? बनास की सभ्यता जरूर याद रखना भाई, प्रश्न पूछता है। बनास की सभ्यता, धूलकोट सभ्यता, रेत का टीला सभ्यता, आघाटपुर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, मर्त भांडों की सभ्यता। ठीक है भाई, ये इसके उपनाम है, जरूर याद रखना। और किस नदी पर है? बनास आए, बेड़च आए और मेनाल आए, सॉरी मेनाल नहीं, आयड आए, तीनों में से। और एक थोड़ा सा, एक और थोड़ी सी आपको ट्रिक सी बता देता हूं मैं। ए आ उ, क्या है? ए आ उ। क्या है? ए आ उ। क्या है भाई? ए का मतलब क्या बन गया? खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, कीर्ति व्यास। ये याद रखोगे तो थोड़ा आसान याद हो जाता है भाई। आ से क्या बन गया? आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। फिर आ से क्या बन गया? नदी भाई, आयड़ नदी। और ऊ से क्या बन गया? उदयपुर। ए आ उ, ठीक है ना भाई, याद रखना। ए आ उ, ठीक है, तो जरूर याद रखना। अक्षय कीर्ति व्यास, आयड़, आहड़, आयड़ और उदयपुर। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करें भाई, खोज करता। बता दिया मैंने, अक्षय कीर्ति व्यास उत्खनन करता भाई। उत्खनन इसके दो स्तर में हुए, 1954, 1956। कब हुए भाई उत्खनन? करता सबसे पहले 1954 की बात करूंगा मैं। कब की बात करूंगा भाई? 1954 की। आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार, आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार, दो व्यक्तियों ने खोजा, आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार। कब भाई? 1954 के अंदर। दूसरी बार उत्खनन होता है 1956 में। कब होता है? 1956 के अंदर। फिर दो व्यक्ति आए, एच डी सांखलिया
एच डी सांकलिया, पीसी चक्रवर्ती, एच डी सांकलिया और पीसी चक्रवर्ती। याद रखना एच डी सांकलिया पुन्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। विद्यालय के प्रोफेसर भाई, ठीक है। पीसी चक्रवर्ती राजस्थान पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, राजस्थान सॉरी अध्यक्ष नहीं, राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से, राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से। और एक प्रश्न है भाई आप लोगों के लिए, बताइए भारत के अंदर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई और जनक किसे कहा जाता है? शायद आप लोगों ने पीछे वाली वीडियो देखी हो, तो मैंने उनके बारे में सारी बातें बताई है, वहां से आप नकल मार सकते हो। तो कमेंट करके बताइएगा भाई कि पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई और जनक किसे कहा जाता है। ठीक है भाई। आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? आरसी अग्रवाल और विजय कुमार कब खोज रहे हैं? 1954 के अंदर। दूसरी बार कौन आ रहा है 1956 के अंदर? एच डी सांकलिया, जो पुन्ना विश्वविद्यालय के क्या है प्रोफेसर रहे। पीसी चक्रवर्ती राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से, पुरातत्व विभाग की ओर से भाई। ये दो 1956 के अंदर आए, वो 1954 के अंदर आए। ठीक है भाई, इतनी बातें शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर दोबारा मैं बता देता हूं। आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? अक्षयकीर्ति व्यास है, 1953 में खोजा गया था। नदी बेड़च बनास आहड़ कोई भी आए भाई उदयपुर में। ठीक है डायग्राम थोड़ा इसलिए मैंने बना दिया कि समझना थोड़ा आसान हो जाता है। आयड, बेड़च, बनास, मेनाल तीनों मिल रही है, तो तीन नदियां जहां मिलती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। उपनाम है इसके बनास की सभ्यता, धूलकोट सभ्यता, रेत का टीला सभ्यता, अघाटपुर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, मर्त भांडों की सभ्यता। क्योंकि बहुत सारे मर्त भांड मिले हैं, बड़े बड़े मर्त भांड मिले हैं भाई। मैं बताऊंगा आगे कितने कितने बड़े थे भाई, बहुत बड़े बड़े मर्त भांड थे भाई। ठीक है ना। उत्खननकर्ता 1954 आरसी अग्रवाल और विजय कुमार, 1956 एच डी सांकलिया, पीसी चक्रवर्ती एक तो पुरातत्व विभाग की ओर से है, एक कौन है पुन्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। और ये भी याद रखना, थोड़ा ट्रिक तो याद ही रहेगी, नोट कर लीजिए भाई। जैसे भी है स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी लेना है अपने हिसाब से। मिटा दें चीज को भाई थोड़ा समझने की कोशिश किया करो और रटना नहीं है। देखिए भाई, याद रखना है कंपटीशन लाइन के अंदर मैं अपना थोड़ा सा अनुभव बता रहा हूं, इतना तो नहीं है खैर, और शक्ल से लगता ही नहीं हूं मैं टीचर मेन बात यह है, कहोगे कि सर आप अनुभव बता रहे हो, पहले तो आपका कितना का है, हमारा तो थोड़ा सा ही है, पर जितना सा है अनुभव मैं बता रहा हूं आपको कि चीज को रटना नहीं भाई। रटी हुई चीज ज्यादा नहीं चलती, समझने की कोशिश किया करो, उसको डालने की कोशिश करो ताकि कड़ी से कड़ी जुड़ जाए। समस्या कहां आती है एग्जाम के अंदर? मुझे लगता है कि समस्या आएगी कहां। हम पेपर देने के लिए गए, उसमें पेपर प्रश्न हमने पढ़ा, प्रश्न के बारे में हम जान रहे हैं, हम हमारे दिमाग ने ये कहा कि ठीक है ये तो हमें आता है, लेकिन जब ऑप्शन पढ़े तो शायद 2 ऑप्शन तो हम निकाल देते, लेकिन 50% 2 ऑप्शन ऐसे रह जाते हैं। मन कहता है ओ ओ, है ना, कभी जीवड़ो का है ओ, कदी का ओ, तो जीवड़ो टिकाणो है साहब, जीवड़ो को टिकी। जब हम कड़ी को कड़ी जोड़ देंगे, बेहतरीन तरीके से याद कर लो,
दिमाग में दूसरा आए ही नहीं, बोले ये तो ये। शाना आदमी क्यों है, थोड़ो खा लियो पर बढ़िया खाओ। जरूरी नहीं कि हमें 50 पेज ही पढ़ने डेली। मेरा मानना ये है कि इंसान के पास में 24 घंटे होते हैं। कोई कहता होगा कि 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, लेकिन मैं ये नहीं मानता भाई ज़्यादा। मुझे लगता है कि इंसान को 8 घंटे पढ़ने चाहिए। 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे जिंदगी जियो। जिंदगी भी जियो साथ साथ में। घर वालों से टाइम, है ना, क्योंकि घर वालों के साथ में भी जिंदगी जीनी चाहिए भाई इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर। क्योंकि वो कहते हैं ना कि यार आधी जिंदगी तो कंपटीशन लाइन में गुजर जाती है। कब भाई? इसलिए 8 घंटे पढ़ो, मन से पढ़ो, बहुत है। पढ़ने के लिए चाहे 18 घंटे पढ़ लो, लेकिन ढंग से नहीं पढ़े तो भाई कोई मतलब नहीं है। 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, बढ़िया फ्री माइंड होकर पढ़ो। दिमाग में किसी प्रकार की कोई बोधरेशन नहीं रखनी, आराम से पढ़ो। हमेशा जब पढ़ने बैठो तो एक दिमाग में बात रखा करो कि मुझे ये आता है, मैं इसको सीख जाऊंगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, मेरा मानना है कि इसमें अगर इंटरेस्ट नहीं आए, अगर आप इसको इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे तो ये तुम्हारे कभी समझ में नहीं आएगी। इसमें इंटरेस्ट बनाइए आप, फिर देखिएगा आनंद बड़ा जबरदस्त। वो राजस्थान में कहे नहीं कि मारी एक सपना री छोटी सी डहानी है, मारी एक छोटी सी कहानी है, तू मिले तो मुकम्मल कर लेवा, नहीं मिले तो आंख्या में पानी है। तो भाई नेक्स्ट बातें करें, क्या मिला है भाई यहां से? मर्त भांड मिले हैं भाई। मैंने बताया था इसको मर्त भांडों की सभ्यता कहा जाता। मर्त भांड का तो नाम लेते ही शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कालीबंगा में अपने खूब मर्त भांड करके आए हैं भाई, खूब। कैसे है, फूट रहा है ना हो, हमें कब करा है, हमें ठीक है। मर्त भांड मिले, लो भाई कलर कर दें। ये भाई कलर कर दिया, रंग कर दिया विश पे। उल्टी तपाई का मर्त भांड मिला है। कैसा मिला है? उल्टी तपाई, उल्टी तपाई का मर्द भांड मिला है। मतलब वही क्या हो सकता है उल्टी तपाई, मतलब इसको उल्टा तपाया गया है। कैसे तपाया गया? उल्टा तपाया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उल्टी तपाई का मर्द भांड। इसका जो अंदर का कलर था, शायद मुझे लगता है ऐसे ही तपाते हैं इसको, उल्टा तपाया जैसे पड़ा था इसे तपाया होगा, क्योंकि शायद उल्टा रख के तपाया जाता है मटके को, सही तो। और जैसे ये पड़ा था वैसे तपाया है। अंदर का रंग कैसा था भाई? काला, क्योंकि अंदर से तपाया भाई, कालो तो हुई, सीधी सी बात है। कैसा कलर था भाई? काला। बाहर, बाहर तो मैंने लाल कलर कर दिया है, तो कैसा कलर होगा? लाल, इसीलिए मैंने किया है। बाहर कैसा कलर था? लाल। उल्टी तपाई का क्या मिला भाई? मर्त भांड मिला है। ठीक है भाई, एक विधि और है, मैं उसको बताना चाहूंगा। मर्तबांड है भाई ये, मैंने कहा था ना बड़े बड़े मर्तबांड करेंगे। ये लो वो बड़े वाला।
आप कहोगे सर ये क्या बना रहे हो, कुछ देर बने रहो समझ में आ जाएगा। ये भाई भूमि रे मियाँ गाडेड़ो है, भूमि के अंदर दफनाया गया इसको, बड़ा मर्तबांड है। क्यों दफनाया गया, क्या करते होंगे इसका, बता रहा हूं। ये लो भाई, पानी आ गया, उधर से तो आया नहीं, लाना पड़ेगा इसमें। कहां से आया करता था भाई पानी, लो भाई बारिश, बादल आ गया, आप कहोगे सर आपने तो कलर ही लाल कर दिया पानी का क्योंकि भाई सफेद कर नहीं सकते। ठीक है भाई, बारिश का पानी इस्तेमाल किया जाता था, किसका पानी, बारिश का। इस घड़े को क्या कहते थे, सोखता हुआ घड़ा, सोखता हुआ मर्तबांड या घड़ा, क्या कहते थे, सोखता हुआ घड़ा। ठीक है ना भाई, बारिश का पानी इस्तेमाल लिए, देखिए भाई भूमि के अंदर इसको गाड़ दिया जाता था और इसमें छेद कर दिए जाते थे, क्या कर दिए जाते थे, छेद। क्यों भाई, उस जमाने का फुहारा सिस्टम है, ये देखो इसमें पानी आया और ये क्या करता था, इधर से पानी निकालता था बाहर। उस जमाने का फुहारा सिस्टम था, भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था, बड़ा सारा गड्ढा बनाकर, मर्तबान बनाकर भूमि में गाड़ दिया है, ये बारिश का पानी आ रहा है इसके अंदर जा रहा है, इसमें छेद कर दिए गए, यहां आएगा भाई, ये देखो नमी दे रहा है इसको, इसलिए इसको क्या बोलते थे, सोखता हुआ घड़ा। वर्षा का पानी इस्तेमाल लिया जाता था भाई, और इस विधि को क्या बोलते हैं, रेन हार्वेस्टिंग विधि। क्या बोलते हैं, रेन हार्वेस्टिंग विधि कहते थे भाई, याद रखना इस विधि को क्या कहा जाता है, रेन हार्वेस्टिंग विधि। समझ में आ गई, वर्षा का पानी इस्तेमाल लिया जाता था हर सभ्यता के अंदर। सोखता हुआ घड़ा मिला है या भूमि के अंदर दबा हुआ घड़ा, किस विधि द्वारा, रेन हार्वेस्टिंग विधि। ठीक है भाई, इतनी बातें शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट जो बच गया है वो अपन अगली क्लास में करने वाले हैं भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।